चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर सवाई माधोपुर से है। नाबालिग दुष्कर्म मामले में अपडेट है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए। महिला सेल में किरोड़ी मीणा धरना दे रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा पुलिस लाइन पहुंचे हुए हैं। जांच अधिकारी ओम प्रकाश से उन्होंने बात की। देश शोषण में धकेला जा रहा है और राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा धकेला जा रहा है। न तो उनके फ़ोन को रिट्वीट किया गया और जो लड़की ने अपने बयान दिए थे कि 32 लड़कियां ऐसी और हैं जो मेरी जानकारी में जिनके साथ जिनको इस धंधे में धकेला, एक को भी इंट्रोगेट नहीं किया। और न ही पूनम चौधरी नाम की महिला जो ये धंधा करवाती थी उसको पकड़ा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गिरिराज से। गिरिराज, कितने बजे के आसपास ये नया घटनाक्रम हुआ और क्या कहना है इनका? जी देखिए, 12:30 बजे से एक नया तरीके का जो घटनाक्रम है वो आज इस नाबालिग से दुष्कर्म करवाने के मामले को लेकर एक घटनाक्रम चल रहा है, जहां पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां पर सबसे पहले वे पीड़िता के घर पर गए हैं, जहां पर उन्होंने पीड़िता के परिवार से उनकी पूरी व्यथा कथा सुनी है। इसके अलावा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुद अपनी ओर से उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस अवसर पर उन्होंने जो सरकार है उनसे भी 5 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे की पीड़ित परिवार के लिए मांग की है। इसके पश्चात में वे पुलिस लाइन स्थित जो महिला सेल कार्यालय है वहां पर आकर के उन्होंने अनुसंधान अधिकारी ओम प्रकाश सोलंकी से वार्ता की है। सारी घटना की तफसील से उन्होंने जानकारी चाहिए है और जानकारी लेने के पश्चात में कहीं न कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस जो पुलिस कार्रवाई है उससे असंतुष्ट नजर आए हैं। उनका कहना है कि पूरी पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते वे महिला सेल जो कार्यालय है उसके समक्ष ही धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि पीड़िता द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि कुछ अन्य लड़कियां भी हैं जो इस जिस्म फरोशी के दलदल में धकेली गई, उनके जो नाम है, उनकी जो जानकारी है वो पुलिस ने अभी तक नहीं जुटाई है। इसके अलावा पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई नहीं हो रही है। इस चलते जो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और महिला सेल कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं। जी स्वप्निल, तो धरने पर बैठे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और क्या मांग उठा रहे हैं? और दूसरा, इनके समर्थक बड़ी संख्या में होते हैं, कहीं वो तो मुसीबत का सबब नहीं बन रहे प्रशासन के लिए? जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, उनके साथ में जो उनके समर्थक हैं, उन सभी समर्थकों से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उनसे आग्रह किया है कि वे, चूंकि अभी कोविड-19 जो 19 है उसका संक्रमण काल भी चल रहा है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए यहाँ पर रहें और अगर उनके साथ में अगर कोई समर्थक धरने पर बैठते हैं तो वे सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए अपनी दूरी, एक नियत दूरी बनाए रखें। उसके अलावा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन को एक ही संदेश उन्होंने दिया है कि पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई हो। इसमें जो भी आरोपी हैं वो पूरी तरीके से बेनकाब होने चाहिए। भाई भतीजावाद का जो सारा मामला है इसमें कहीं पर भी ये बू नहीं आए कि भाई भतीजावाद अपनाते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी के तो वो कहना क्या चाहते हैं कि एक जो पकड़ी गई वो बीजेपी की थी लेकिन कांग्रेस वाली नहीं पकड़ी गई, शायद ये मीनिंग था उनका? जी, उनका स्पष्ट तौर पर पुलिस प्रशासन को मैं रोक रहा हूं आपको। मेरे साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। किरोड़ी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। इसमें जो सेक्स रैकेट का खुलासा सवाई माधोपुर में हुआ है उसमें पुलिस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, हाथ पर हाथ रखे बैठी है। मैं पीड़ित बच्ची से मिला था, उनके माता पिताओं से मैं मिला था, उन्होंने बताया कि बच्ची ने ऐसा कहा है, मेरे को भी बताया कि 32 लड़कियां और हैं। मैं सबको तो जानती नहीं, मेरे को फोटो बताती थी ये। एक शिवानी शुक्ला को जानती हूँ। फिर मैंने जांच अधिकारी से पूछा तो न तो शिवानी शुक्ला को इंट्रोगेट किया और 32 जो दूसरी बच्चियां उनसे किसी भी बच्ची को इंट्रोगेट नहीं किया। न ही जो पूनम चौधरी नाम की महिला जो ये धंधा करवाती थी उसको पकड़ा गया। एक पूनम चंद मीणा है, वो इन्होंने बताया उसको नहीं पकड़ा। एक इरफान खान है जो सेक्स रैकेट के मुखिया थे, उनको नहीं पकड़ा। और ये सुनीता वर्मा के पास 3 मोबाइल फोन है, केवल एक ही बरामद किया है, उसने डिलीट कर दिया। वो तो रिट्रीट करके जांच करे पुलिस ने कोई। तो आपके हिसाब से ये हो क्यों रहा है और हो क्या रहा है? मेरे को तो लगता है
किसी न किसी प्रकार का कोई दबाव है, लेकिन मैंने तत्काल यहाँ से डीजी साहब से बात की थी। मैंने अभी जांच अधिकारी के ऑफिस का जो घेराव किया था कि इस पूरे प्रकरण में लीपापोती हो रही है, सारी ये जानकारी मैंने डीजी साहब को बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो डीजी साहब ने ये कहा मैं एसओजी की स्पेशल टीम भिजवा रहा हूँ। मैंने कहा 10 दिन तो इसको हो गए, आप टीम भिजवाओ, विशेष टीम से इसकी जांच कराओ। मेरे को उन्होंने आश्वस्त किया है, आप डीजी साहब से कृपया कंफर्म करें इस न्यूज को। ठीक है किरोड़ी जी, वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि इस खबर पर हम लगातार बने भी हुए हैं। तमाम खुलासे लेकर हम भी कई बार प्रोग्राम्स लेकर इस पर आए हैं पिछले 4 से 5 दिनों में। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इसमें अब तक जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें बीजेपी के भी चेहरों का नाम आया, कांग्रेस के भी चेहरों का नाम आया, तो फिर इसमें किस तरह की पारदर्शिता की आप बात करना चाह रहे हैं? देखो, थोड़ा खोटा तो लगेगा, लेकिन उभय दल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और होंगे जो होंगे। यहाँ पर जबरदस्त ये रैकेट चल रहा है और ये 2013 से चल रहा है। बड़ा मुश्किल से मौका मिला है और इस बात का भी अफसोस है मेरे को कि यहाँ सत्ताधारी दल के मंत्री भी आए और केंद्र के मंत्री भी आए, लेकिन कोई भी पीड़ित परिवार से मिलकर नहीं गया। इसका मेरे को अफसोस है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी। इसलिए किसी न किसी प्रकार का दबाव जरूर है। मैंने डीजी साहब से निवेदन किया है और आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे घृणित अपराधों में पुलिस किसी प्रकार से दबाव में नहीं आए, ऐसी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी जरूर करें और सारे लोगों को जेल के शिक्षों में भेजें, महिलाओं की इज्जत बचाएं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और गिरिराज, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। तो धरने से पहले राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर में दुष्कर्म का शिकार बनी नाबालिग पीड़ित के परिजनों से मिलने पहुंचे। सांसद पीड़ित के परिजनों से उनकी व्यथा सुनी, उन्हें तत्काल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। सांसद ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग की। बड़ा गरीब परिवार है, मैंने आकर देखा था। सरकार हर रेप केस में मदद करती है, तो कम से कम 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार इस परिवार को दे। और इस ढंग की घटनाएं राजनीतिक दलों के लोग करवाएं, नेत्रियां करवाएं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको पार्टी से निकाल देने से काम नहीं चलता। इस मुलाकात के तुरंत बाद वो धरने पर भी बैठे। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि वो अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे ताकि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इस मामले में जो जांच है वो आगे बढ़े। जितनी बातें सामने आई हैं उस पर कुछ तो कार्रवाइयां शुरू हो, इंट्रोगेशन हो, और अगर कुछ और लड़कियां अभी सेक्स रैकेट के जाल में फंसी हुई हैं तो उन्हें मुक्त करवाया जाए। और इस बातचीत के तुरंत बाद वो धरने पर भी बैठे। ये 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जिन्हें आप देख पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं पंचायत के रण की। पंचायत चुनाव का आज तीसरा चरण है। 975 ग्राम पंचायतों में वोटिंग चल रही है। केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 17 पर्यवेक्षकों की निगरानी में चुनाव चल रहे हैं। सरपंच के पदों के लिए 4,906 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं मतदान से जुड़ी हुई, कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी। आप देख पा रहे हैं जयपुर, उदयपुर, दौसा, अजमेर, बीकानेर और दौसा की तस्वीरें, जहां सुबह से ही वोटर्स लाइन में लगे नजर आए, अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। उत्साह काफी नजर आ रहा है। जो शुरुआती आंकड़े थे मतदान प्रतिशत के वो भी काफी उत्साहजनक थे। और चलिए सीधा रुख करेंगे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदयपुर से कपिल श्रीमाली और जयपुर से सहयोगी दिनेश। कपिल, आपके पास आ रहा हूं और कपिल जानना चाहता हूं कि मतदान प्रतिशत के आंकड़े जो आखिरी जारी हुए
वो क्या कहानी बयां कर रहे हैं। लगता है कपिल से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। यही सवाल दिनेश मेरा आपसे, मतदान प्रतिशत के आखिरी आंकड़े क्या कहानी बयां कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जहां तक मतदान प्रतिशत की बात करें, हम अलग अलग जगहों से तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सुबह से, और जो कतारें हम सुबह से दिखा रहे हैं वही कतारें, क्योंकि धूप जो है तेज है, बावजूद उसके मतदान केंद्रों पे आप कतारें देख सकते हैं, उसी तरह की कतारें अब भी नजर आ रही है। तो मतदान प्रतिशत साफ तौर पर काफ़ी अच्छा रहेगा, ये उम्मीद की जा सकती है। और अभी तक जो आंकड़े हमारे पास है वो दोपहर 12 बजे तक के लिए के आंकड़े हमारे पास हैं, और कोटपुतली में 41.74% मतदान दोपहर 12 बजे तक हो चुका है। कोटखाउदा में 32.98% मतदान हुआ है, और जमवा रामगढ़ में 36.75% मतदान। तो ये 12 बजे तक के आंकड़े हैं, और ये काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंट कहा जा सकता है अगर 12 बजे के लिहाज से देखा जाए तो। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बासना ग्राम पंचायत है जमवा रामगढ़ क्षेत्र में, और सुबह से यहाँ पर इसी तरह की कतारें हैं। और आप खास बात ये देखेंगे कि महिलाओं की कतार जो है वो ज़्यादा लंबी है। महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में निकल के आ रही है, और रंग आप देख सकते हैं, अलग अलग रंग जो है, हर तरह का रंग यहाँ पर मौजूद है, हरा हो, पीला हो, लाल हो। ये जो सतरंगी फिजा है स्वप्निल, यही जो है वो लोकतंत्र को खूबसूरत बनाती है, और ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि हमारा लोकतंत्र जो है वो काफ़ी मजबूत है। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, क्या किस तरह के मुद्दे हैं आपके गाँव में? हमारे गांव में जैसे पानी के मुद्दे, जैसे गांव में बहुत सी व्यवस्था है, सड़क नाले उनका निर्माण नहीं हो रहा है, उसकी कई वजह से कारण से महिलाओं ने बहुत हिस्सा लिया है, मतदान में अपनी रुचि दी है। अब की बार पहली बार देखा जाए तो 80% से ज़्यादा मतदान होगा, माना जाए पहली बार 80% से ज़्यादा मतदान हो रहा है हमारे। और भी लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग हैं। आप बताइए किस तरह के मुद्दे हैं, और जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं कितनी उम्मीदें हैं उनसे आपको? गांव में लोकल मुद्दे होते हैं, जैसे सड़क, पानी, बिजली, ये लोकल मुद्दे होते हैं। इन मुद्दों के आधार पे हम वोटिंग कर रहे हैं, और इसके आधार पे हम वोटिंग करेंगे, और उम्मीद करते हैं जो जीतेगा वो इन मुद्दों पे खरा उतरेगा। बिल्कुल, तो उम्मीदें हैं कि जो जीतेगा वो इन मुद्दों पर खरा उतरेगा और गांव के विकास को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि 5 साल के लिए ये चुनाव है। 5 साल किस दिशा में जाएगा गांव का विकास, ये इस चुनाव से तय होने वाला है। और ये जिस ग्राम, ठीक है दिनेश, बने रहे मेरे साथ। सहयोगी कपिल के पास मैं जाऊंगा, उदयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, आपसे भी जानना चाहेंगे, मतदान प्रतिशत के आखिरी आंकड़े जो जारी हुए वो क्या कहानी कह रहे हैं? देखिए, सुबह से मतदान केंद्र पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मतदान प्रतिशत जो है वो गोगुंदा में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है। करीब 30 से 35% का मतदान जो आखिरी आंकड़े जारी हुए थे उसके अनुसार सामने आया था। आप देखिए कि अभी भी मतदान केंद्र पर लोग जमा है, लेकिन जो भीड़ सुबह देखी जा रही थी उसके मुकाबले इस समय मतदान केंद्र पर जो मतदाताओं की संख्या है उसमें काफ़ी कमी आई है। और इसका बड़ा कारण सूरज की तपिश बढ़ी है, जिसके चलते मतदाता जो है वो अल सुबह ही अपने वोट का प्रयोग कर अपने घर जा चुके थे। कुछ युवा मतदाता है, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, किस तरह की सोच रख के आप वोट डालने आते हैं, क्या चाहते हैं अपने ग्रामीण जनप्रतिनिधि से? ग्रामीण जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो 5 साल तक विकास की तरह करे। पहले विकास हुआ ही नहीं, हम जहाँ तक हम जानते हैं। तो मैं तो चित्तौड़ से वोट डालने गई, मेरी शादी हो गई थी, मैं चित्तौड़ ससुराल है, वहाँ से वोट डालने के लिए। बिल्कुल, देखिए आप पहली बार वोट डाल रहे हैं क्या? नहीं, फर्स्ट बार। क्या किस तरह का विकास चाहते हैं अपने गाँव में? गाँव में सड़क वगैरह अच्छी बन जाए और साफ सफाई वगैरह। बिल्कुल, देखिए विकास के नाम पर वोट डाल रहे हैं, आप भी वोट डालना है, मास्क लगा लीजिए आप एक बार। हाँ, आप क्या सोचकर वोट डालेंगे, क्या आपके मन में धारणा है गांव के विकास को लेकर? गांव को विकास को लेकर अच्छी धारणा साहब, भले किसी भी पार्टी का बनो, गांव का विकास चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का। मैं आगे आपसे आगे भी अपडेट्स आगे के बुलेटिन में लूंगा। फिलहाल एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है, थानागाजी मामले में पीड़ित का बयान आया है, कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूं। पीड़ित का कहना है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे वो संतुष्ट है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर दरिंदों को फांसी दी जाती तो और अच्छा होता। वहीं पीड़ित के जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, परिवार वाले हैं ससुराल साइड से, वो भी सजा से खुश हैं। उनका यह कहना है कि ऐसे हैवानों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस
इस मामले में आज ही लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। सबसे पहले हमने आपको बताया कि इन्हें आरोपियों को दोषी कोर्ट ने मान लिया है और साथ ही सजा का ऐलान भी हमने आपको बताया। 4 लोग आजीवन कारावास की सजा, अंतिम सांस तक कठोर कारावास। एक को 3 और 5 साल की सजा, वो भी कठोर कारावास, साथ ही जुर्माना राशि। इस पर हमारे सहयोगी ने जब पीड़ित पक्ष से बात की तो उनका एक बयान आया। कोर्ट का जो फैसला है उससे वो संतुष्ट है। उनका ये कहना है कि अगर दोषियों को, इन दरिंदों को, इन हैवानों को फांसी दी जाती तो और अच्छा होता। साथ ही पीड़ित के जो ससुराल साइड से परिवार वाले हैं, ससुराल पक्ष हैं, वो भी सजा और जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उससे खुश हैं। उनका ये कहना है कि ऐसे हैवानों को जीने का कोई अधिकार है नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमने कहा था कि ये जो वारदात सामने आई, इस वारदात में जिस तरह से सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हुए, जो न्यूज 18 राजस्थान ने लगातार आपके सामने रखे, सरकार के सामने रखे, जिसके बाद यहां की पुलिसिंग में, यहां की व्यवस्थाओं में एक बड़े लेवल पर बदलाव हुआ। आज भी हम ये कह रहे थे कि कोर्ट से जो कुछ भी फैसला आएगा वो एक बड़ी नजीर बनेगा। आप देखिए, जो सबूत और गवाह पेश किए गए सब सटीक थे और ऐसे में 1 साल और कुछ महीने के अंदर ही न केवल कोर्ट का फैसला आया बल्कि सजा का ऐलान भी हुआ और दोषी जेल में अपने अपने बैरक में पहुंच भी चुके हैं, जहां वो अपनी अंतिम सांस तक बिताएंगे। और इस मामले में जो पीड़ित थी हैं वो मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। दोषियों को मैम सजा सुनाई गई है आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक अब उनको बैरक में ही रहना है। जो आपने सोचा, क्या ये इंसाफ वैसा ही है? मैम मुझे सुन पा रहे हैं आप? क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो इंसाफ आया, आपने जैसा सोचा था वैसा ही है? है, लेकिन अब जो कानून किया है वो तो अच्छा ही है कि कानून तो, लेकिन उनको फांसी हो तो। जी, आपने सोचा था कि शायद उनको फांसी होगी, लेकिन अभी जो है आप सहमत हैं, उससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है जो लड़ाई आपने लड़ी वो अपने नतीजे तक पहुंची? लेकिन उनको फांसी होती तो मैंने ये सोचा था कि हाँ भाई उनको फांसी होगी। लेकिन एक तरह से आपको जो लड़ाई लड़नी पड़ी इंसाफ के लिए, वो मंजिल के पास पहुंची, मंजिल तक नहीं पहुंची, ऐसा लगता है आपको? हाँ। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगी? ये लड़ाई जो आपकी रही, इसने आपको अंदर से बहुत मजबूत किया होगा। हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगी? और भी जगहों से इस तरह की वारदातों की खबरें मिल रही हैं। कई पीड़ित हैं जो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहती हैं। आप उन्हें कुछ कहना चाहें तो जैसे मेरी बहन और भी है, मेरी अपनी बहन भी है, तो उनके साथ न हो। ठीक है, थैंक यू आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इनका ये कहना रहा, ये थानागाजी मामले में जो पीड़ित थी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद थी, उनका ये कहना रहा कि फांसी होती तो बेहतर होता, लेकिन ठीक है, जो कोर्ट ने फैसला सुनाया, इंसाफ की जंग में मंजिल के करीब तक तो पहुंची। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।